Ris Indica. आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे अबाउट 17 जून 2023 के न्यूज़पेपर के साइंस के न्यूज़ के बारे में। तो देखिए अभी अगर हम साइंस की न्यूज़ के बारे में बात करें तो इम्पॉर्टेंट एग्जाम के पर्सपेक्टिव से टोटल से 4 पॉइंटर्स हैं, स्टार्टिंग विद द ग्लोबल वार्मिंग पार्ट। ग्लोबल वार्मिंग का जो सेक्शन है ये जीएस पेपर 1 में काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। जस्ट अ सेकेंड, जीएस पेपर 1 में ज्योग्राफी वाला जो पोर्शन है वहाँ भी पूछा जा सकता है, इन्वायरमेंट वाला जो पोर्शन है वहाँ भी पूछा जा सकता है। तो इससे दो जो है न्यूज़ आई हैं। पहली जो न्यूज़ है दैट इज मोर इंक्लाइन टूवर्ड्स ज्योग्राफी पार्ट, मोर टूवर्ड्स जीएस पेपर 1 पार्ट। यहाँ से प्रीलिम्स या मीन्स दोनों के जो क्वेश्चन है दे कैन बी फाउंड, स्टार्टिंग विद वार्मिंग ऑफ द ओशंस एंड एज अ रिजल्ट उससे होने वाले नुकसान के बारे में फ्रॉम द डेटा परस्पेक्टिव। यानी कि हो ये रहा है दैट द आईएमडी, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के पास ऑलमोस्ट अराउंड 100 सालों का, 100 ईयर्स का डेटा रहता है, जिसको हम प्रिडिक्टिव मॉडलिंग के थ्रू या प्रिडिक्टिव मॉडल के थ्रू प्रिडिक्ट करते हैं। बे ऑफ बंगाल में अक्सर जो फ्रीक्वेंसी थी साइक्लोन आने की वो काफ़ी ज़्यादा रही है हमेशा से ही। अरेबियन सी के अंदर ऐसा नहीं, फ्रीक्वेंसी बिल्कुल ही जीरो थी बट बहुत कम थी, तो उसका डेटा हमारे पास इतना अवेलेबल नहीं है आईएमडी के पास, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के पास। सो बिकॉज ऑफ दैट हमारे पास बे ऑफ बंगाल का डेटा ज़्यादा है। अब देखिए जब भी प्रिडिक्शन की जाती है, ये ऐसा नहीं है कि कुछ भी बोल दिया जाए। प्रिडिक्शन में हमेशा प्रिडिक्टिव मॉडलिंग का इस्तेमाल किया जाता है। प्रिडिक्टिव मॉडलिंग के भी काफ़ी छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं, जैसे डेटा को एनालाइज करना, जो प्रीवियस ईयर के जितने भी डेटा हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आज का जो वेदर है, वैसा सेम वेदर आज से 27 ईयर्स बैक किसी दिन था, उसका डेटा अगर आईएमडी के पास है तो उसको स्टडी किया जाता है चार्ट के थ्रू, डेटा का एनालिसिस होता है, प्रिडिक्टिव मॉडलिंग की जाती है, उसके बाद टेक्निकल एनालिसिस होता है, चार्ट पूरा पढ़ा जाता है और उसके बेसिस पर प्रिडिक्शन की जाती है। ऐसा नहीं है ये प्रिडिक्शन 100% राइट होती है, बट ड्यू टू स्टैटिस्टिक्स एंड अदर थिंग्स इसको राइट बनाया जाता है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा हम अच्छे इन्फेरेंसेस को ड्रॉ कर पाए, यानी कि रिजल्ट अच्छा से अच्छा आ पाए, जिससे प्रिडिक्शन में कोई गलती ना हो। एरर की जो जो रूम फॉर एरर है दैट कुड बी मिनिमाइज्ड। सो प्रिडिक्टिव मॉडलिंग किया जाता है। अभी प्रिडिक्टिव मॉडलिंग का एक बड़ा पार्ट जो होता है दैट इज डेटा। इफ यू डोंट हैव डेटा इट इज वेरी हार्ड टू इवन प्रिडिक्ट। सो बे ऑफ बंगाल में अगर आप देखें भारत का ये जो मैप है, अगर मैं बहुत ही इसको बेसिक लेवल पर बनाऊं तो यहाँ बे ऑफ बंगाल का डेटा तो हमारे पास है काफी ज्यादा साइक्लोन का, बट अरेबियन सी का डेटा इतना ज्यादा हमारे पास नहीं है, क्योंकि यहाँ पर पहले फ्रीक्वेंसी काफी कम थी साइक्लोन्स की। बट अब हाल ही के कुछ सालों में देखा जा रहा है कि यहाँ पर भी जो फ्रीक्वेंसी है इट हैज इंक्रीज्ड। स्पेशली अगर हम अभी की बात करें, इस साल की बात करें, अब बात करते हैं कि ये फ्रीक्वेंसी बढ़ क्यों रही है, या साइक्लोन का ये बेसिक प्रिंसिपल क्या होता है। मैं आपको बहुत जल्दी से बता देता हूँ। जब भी साइक्लोन आता है, जैसे मान लीजिए एक वाटर बॉडी है, मैं ब्लू मार्कर ले लेता हूँ इसके लिए, वाटर बॉडी को डिनोट करने के लिए, जस्ट अ सेकेंड। जैसे मान लीजिए ये एक वाटर बॉडी है, सी है, अरेबियन सी ही मान लीजिए। अब अरेबियन सी के ऊपर का जो सरफेस है, जब हीट पड़ती है, गर्मी होती है, सनलाइट उस पर पड़ेगी, वो हीट होगा। बिकॉज ऑफ दिस एयर पॉकेट्स, हॉट एयर पॉकेट्स आर फॉर्म्ड, और ये हॉट एयर पॉकेट्स की डेप्थ जो है वो काफी ज्यादा हो सकती है। एज पर आईएमडी इट इज एस्टिमेटेड कि अरेबियन सी की जो पॉकेट की जो डेप्थ है, यानी कि गर्म पानी का आप कह सकते हैं जो एरिया है, वो ऑलमोस्ट अराउंड 40 मीटर्स डीप तक हो सकता है। ये आईएमडी ने प्रिडिक्ट करा है। अब मान लीजिए एक तो बे ऑफ बंगाल की जितनी ज्यादा गहराई थी, अगर पानी गर्म होता है, हॉट वाटर पॉकेट बनती है, उससे कहीं ज्यादा अरेबियन सी में है, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है आईएमडी के द्वारा, ऑलमोस्ट अराउंड 40 मीटर। इससे होगा ये कि जब पानी ज्यादा गर्म होता है, उसके ऊपर का सरफेस एरिया, उसके ऊपर का एरिया, तो ये जो वाटर की, मान लीजिए जो ये रीजन है, मान लीजिए वाटर का ऊपर का सरफेस है, और ये जो रेड वाला मार्क है यहाँ पर जो मैंने आपको दिखाया हुआ है, यहाँ पर गर्म हो गया है ये। इसकी वजह से यहाँ पर एक लो प्रेशर जोन क्रिएट होगा। आपको हमेशा से पता है इवेपोरेशन का बेसिक कंसेप्ट होता है कि पानी लिक्विड फॉर्म में है, वो जो है वाटर वेपर फॉर्म में हो जाएगा। अभी अगर ऊपर की तरफ जाता है तो ये लो प्रेशर जोन क्रिएट करेगा। हॉट एयर राइजेस अप, क्लास 6 का एनसीईआरटी का प्रिंसिपल है साइंस में। हॉट एयर राइजेस अप, ऊपर की तरफ जाएगा तो नीचे लो प्रेशर जोन क्रिएट होगा, ऊपर हाई प्रेशर जोन बनना धीरे धीरे शुरू हो जाएगा। कुछ हवा जो होगी वो यहाँ पर पहले से ऑटोमेटिकली विंड के फॉर्म में एग्जिस्ट कर रही होगी, इधर से उधर जा रही होगी, बिकॉज ऐसा तो है नहीं समंदर के ऊपर ही ये सारी चीजें चल रही हैं,
और जगह भी है, पूरा जो है लैंड वाला सरफेस भी, आसपास का एरिया भी हो सकता है। बिकॉज ऑफ दैट यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट फैक्टर आते हैं। पहला है आपका इंटेंसिटी और डायरेक्शन। जस्ट अ सेकेंड, यानी कि पहला इंटेंसिटी होता है और डायरेक्शन। इंटेंसिटी, पानी कितना गर्म हुआ, कितने हॉट वाटर, कितने डेप्थ तक वो गर्म है, और लो प्रेशर जोन कितना फॉर्म हुआ, वो इंटेंसिटी बताता है साइक्लोन की। दूसरा पार्ट क्या है? दूसरा पार्ट है आपका डायरेक्शन का। विंड की जिस तरीके से डायरेक्शन होगी, काउंटर क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, या किस तरफ वो जाएगा, वो भी निर्धारित विंड के द्वारा होता है। तो दो इंपॉर्टेंट फैक्टर है, याद रखिएगा, विंड और आपका जो लो प्रेशर जोन बन रहा है वो, यानी कि गर्मी कितनी है वहां पर। अरेबियन सी का हमारे पास डेटा आईएमडी के पास, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के पास काफी कम है। फ्रीक्वेंसी क्योंकि इसकी जब इतनी नहीं थी, बट अब बढ़ रही है। तो इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ने से एक ये हमें पता चल रहा है, एक फेनोमेनन, कि इसका मतलब ग्लोबल वार्मिंग लिटरल सेंस में अब जो है साइक्लोन या डिजास्टर तक को जो है काफी ज्यादा बढ़ावा दे रहा है। इसको कंट्रोल करना और इसको मिटिगेट करना या मिटिगेशन वाली एफर्ट्स लगाना बहुत जरूरी हो जाता है। So Arabian Sea has seen fewer cyclones historically because of relatively colder sea. As I told you, surface temperature इतना ज्यादा नहीं है होता था, बट अब वो ज्यादा हाई हो रहा है। उसका डेटा नहीं है, और डेटा के बेसिस पर प्रेडिक्टिव मॉडलिंग होती है, जिसके बेसिस पर जो आईएमडी है वो बता पाता है कि साइक्लोन यहाँ पर आएगा, आप ऐसे बच सकते हैं, इधर की तरफ आएगा, और वो उसका पूरा पीछे एक डिजास्टर मैनेजमेंट से जुड़ा हुआ पूरा मैकेनिज्म काम करता है। बट अगर ये डेटा ही नहीं होगा, प्रिडिक्टिव आप मॉडलिंग नहीं कर पाएंगे, प्रोडिक्शन नहीं दे पाएंगे, तो उससे मुश्किल हो सकती है। बे ऑफ बंगाल के कंटेक्स्ट में अगर हम बात करें तो वहां पर भी हॉट पॉकेट बनती हैं, वहां पर फ्रीक्वेंसी काफी आई है, बट हॉट पॉकेट इतनी गहरी नहीं होती, 40-40 मीटर तक नहीं होती हैं जितना अरेबियन सी में आईएमडी ने बताया। अब इसी से जुड़ा हुआ एक पार्ट जो है यहाँ पर आपको पूछा ही जा सकता है, मान लीजिए डिजास्टर मैनेजमेंट में या फिर ज्योग्राफी में या इन्वायरमेंट में, मेंस में क्वेश्चन आ सकता है जहां पर वो पूछ सकते हैं कि पता है ग्लोबल वार्मिंग से अब चेंज क्या देखने को मिल रहा है, इवन इन दी नेचर और इवन इन दी एरियाज वेयर द डिजास्टर इज टेकिंग प्लेस और माइट टेक प्लेस। इस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं अक्सर, और ये आपको डायरेक्टली अरेबियन सी या बे ऑफ बंगाल पे बेसिस क्वेश्चन ना आकर थोड़ा सा एक कंसेप्चुअलाइज बेसिस में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब इसी से जुड़ा हुआ एक थोड़ा सा अलग पार्ट है कि पानी के गर्म होने की वजह से, ड्यू टू वार्मर वाटर, फिशेस की डेथ भी देखने को मिली है। टेक्सास में पिछले वीक अगर हम बात करें, टेक्सास में ऑलमोस्ट अराउंड आप कह सकते हैं थाउजेंड्स ऑफ जो फिशेस थी, डेड फिशेस जो थी, वो टेक्सास के शोर पर देखने को मिली, साउथ ईस्ट टेक्सास में, अमेरिका में। बहुत सारी फिशेस के डेड कैरकेसेस, यानी कि उनका जो डेड बॉडी होता है, वो देखने को मिले। एक्सपर्ट्स जो वहां पर हैं एग्जैक्टली टेक्सास में, वो अभी एक एग्जैक्टली कनेक्शन जोड़ नहीं पाए हैं। दे आर नॉट प्रिटी श्योर कि जो डेड फिशेज हैं इतनी सारी जो आई हैं टेक्सास के शोर पे, क्या ये इसी रीजन से आई हैं ड्यू टू वार्मर वाटर, वो अभी कोई रिलेशन एग्जैक्टली जोड़ नहीं पाए हैं। बट आपको पता होना चाहिए एक बहुत बड़ा कारण डेड फिशेज का होना है ड्यू टू वार्म वाटर या ड्यू टू वार्म वेदर, जिससे पानी गर्म हो जाता है। अब स्टूडेंट्स कई बार पूछते हैं कि ये ऐसा होता क्यों है, वाई वार्म वाटर की वजह से डेड फिशेस क्यों आती हैं, व्हाट आर दोस फैक्टर्स, व्हाई इट इज सो, बेसिकली व्हाई, क्यों होता है ऐसा। तो देखिए इसके कुछ बड़े कारण ये हैं कि एक तो जब पानी गर्म हो जाता है, व्हेन द वार्म वाटर इज देयर, सो डिजोल्व ऑक्सीजन का जो रेट है वो गिर जाता है, यानी कि ऑक्सीजन ज्यादा डिजोल्व नहीं रहती। ऑक्सीजन तो चाहिए ही, अगर ऑक्सीजन कम होगी तो उससे फिशेस की डेथ बढ़ सकती है। प्लस गर्म पानी होने की वजह से अगर टेम्परेचर राइज करता है फ्रॉम कोल्ड टू हॉट वाटर, या नॉट हॉट बट वार्म वाटर, या जनरली जो लेवल होता है वो वाटर का जिसमें फिशेस सर्वाइव कर सकती है, उससे अगर ज्यादा बढ़ा तो फिशेस की बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म बढ़ जाएगा। मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा तो एक्सक्रीशन वो करेंगी, वेस्ट मटेरियल ज्यादा निकालेंगी बॉडी से, और उनको ज्यादा ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी। पानी ऑटोमेटिकली पहले से ही गर्म है, और गर्म होने की वजह से ऑक्सीजन की डिमांड उसमें कम हो जाती है, और फिशेस की बॉडी ऑक्सीजन की डिमांड और ज्यादा कर रही है बिकॉज मेटाबॉलिज्म हाई हो गया गर्म पानी की वजह से। प्लस जब एक्सक्रीशन होता है फिशेस की बॉडी में, तो जो अमोनिया होता है उनके वेस्ट प्रोडक्ट में, वो वार्म वाटर में बहुत जल्दी डिजोल्व होकर उसे पॉइजनस बना देता है। आसपास की जितनी फिशेज हैं वो अगर उस पानी में वो भी रहेंगी, और इस डिजोल्व पॉइजनस अमोनिया की वजह से उनकी डेथ और जल्दी बढ़ना शुरू हो जाती है। और ये ऐसा नहीं होता एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, ये कंसेक्यूटिवली ना होकर दिस फेनोमेनन माइट इवन बिकम वेरी एक्सपोनेंशियल इन दैट सेंस। एक्सपोनेंशियल यानी कि ये बहुत तेज हो सकता है, एक के बाद दो, दो से पांच, फ्रॉम 5 to 10, 10 to 15, एंड दिस इज अनदर फैक्टर कि हमें पता चलता है दैट ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग नॉट जस्ट साइक्लोन्स आर हैपनिंग मोर एंड मोर ड्यू टू द लो प्रेशर जोन्स, बट आपका ये वाला फैक्टर भी, यानी कि फिशेस का
जो एक डेथ है, ज़्यादा से ज़्यादा जो डेड केसेस आपको देखने को मिल रहे हैं वो भी बढ़ रहा है। इससे एक और आप इन्फेरेंस ड्रॉ कर सकते हैं जो यूपीएससी में कई बार आपसे पूछ लिया जाता है इकोनॉमिक सेक्टर में, इकोनॉमी से जुड़कर ये सवाल आ सकता है, इकोनॉमी और इन्वायरमेंट को जोड़कर, बिकॉज यूपीएससी इज शोइंग अ ट्रेंड ऑफ आस्किंग मिक्स्ड काइंड ऑफ क्वेश्चन बट साइमल्टेनियसली विद टू डिफरेंट पर्सपेक्टिव। फॉर एग्जाम्पल इन्वायरमेंट और इकोनॉमिक दोनों पूछ लिया, या ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट उसको मिक्स करके पूछ लिया। तो जो ऐसे देश हैं जहां पर फिशरीज जो है इकोनॉमी का बहुत बड़ा पार्ट है, उनको बहुत ज्यादा नुकसान यहाँ पे इस चीज से हो सकता है ड्यू टू क्लाइमेट चेंज, हो भी रहा है। स्पेशली वो देश जो प्राइमरीली हु आर फोकसिंग एंड हु आर इंक्लाइन टुवर्ड्स फिशरीज, और वो भी नेचुरल फिशरीज के ऊपर जुड़े हुए हैं, आर्टिफिशियल उन्होंने किसी तरीके का कोई मैकेनिज्म नहीं बिल्ड किया हुआ है। अब अगर हम बात करें तीसरी इंपॉर्टेंट साइंस की न्यूज के बारे में, दैट इज एक बहुत अच्छी न्यूज है, दैट इज स्पेस टेलीस्कोप हैज बीन डिजाइन्ड बाय पुणेज IUCAA, यानी कि इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स जो पुणे का है, उसने एक टेलीस्कोप को डिजाइन करा है जो कि इसरो को डिलीवर किया है, जिससे आदित्य L1 मिशन में उसका इस्तेमाल किया जा सके। याद रखिएगा इस टेलीस्कोप का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, SUIT, यहां पर ये मेंशन्ड है SUIT, जो कि स्टैंड करता है S फॉर सोलर, U फॉर अल्ट्रा वायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप, SUIT, याद रखिएगा, सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप। अल्ट्रावायलेट नेकेड आई से नहीं देखा जा सकता है अल्ट्रावायलेट रेस को, और इसका बेसिस क्या है, इसको क्यों बनाया गया है, इसका एक बड़ा कारण है कि आदित्य L1 के ऊपर जो 7 डिफरेंट पेलोड लगाए जाएंगे उनमें से एक ये भी होगा जिससे सोलर रेडिएशन को और सोलर फेनोमेनन जो है, सन से रिलेटेड जो फेनोमेनन है, उसको स्टडी आसानी से किया जा सके। यहां से जो क्वेश्चन बन सकता है, ये ज्यादातर प्रीलिम्स बेसिस सवाल ज्यादा रहेगा, आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए जो पुणे में SUIT जो टेलीस्कोप लगा है वो किस पर लगाया गया है, किसके ऊपर वो पेलोड लगाया गया है, क्या गगनयान है? आंसर है नहीं, गगनयान नहीं है, आदित्य L1 है। तो ये बात आपको याद रखनी है। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है, आदित्य L1 का जो आप कह सकते हैं जेनेसिस 2008 में हमें देखने को मिलता है, स्टार्टिंग की जब बात की जाए तो। और यहाँ पर इसका नाम इंपॉर्टेंट है, IUCAA को फुल फॉर्म पता होना चाहिए। और सूट जो है सोलर अल्ट्रा वायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप, कौन सा टेलीस्कोप है ये भी आपको याद रखना है। अब अगर हम बात करें एक और इंपॉर्टेंट न्यूज की, साइंस से जुड़ी हुई है जो है, वो थोड़ा सा फार्मा सेक्टर से जुड़ी हुई न्यूज ज्यादा है। देखिए हुआ यह है कि हाल ही में कुछ आंकड़े इस तरीके से आए हैं, डेटा इस तरीके से प्रेजेंट किया गया है कि दैट द ड्रग्स सोल्ड एट केंद्र, कौन से केंद्र? देखिए इंडिया में काफी ज्यादा लोग पुअर हैं, काफी ज्यादा से मेरा मतलब ये है कि एक बड़ा तबका, नॉट ऑल बट एक बड़ा तबका है जो फार्मा को या मेडिसिन को लेकर उनकी जो रीच है वो उतनी ज्यादा नहीं है, क्योंकि पहले ब्रांडेड आइटम्स जो थे, जो ब्रांडेड मेडिसिन थी, वो बहुत ज्यादा महंगी थी, बहुत ज्यादा कॉस्टली थी, और उस तक एक गरीब व्यक्ति का पहुंचना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता था। बट सरकार ने इसको समझते हुए 2008 में जन केंद्र या जन औषधि केंद्र जो है उसका एक आप कह सकते हैं पहली बार कंसेप्ट आया 2008 के अंदर। 2015 में आते हुए प्रधानमंत्री जन औषधि योजना करके इसको एक अम्ब्रेला स्कीम जो थी उसका फॉर्मेशन में दिया गया, उसको रखा गया, स्ट्रक्चर दिया गया। 2008 में तो ये जन औषधि केंद्र के नाम से एक बस एक जो है प्रिंसिपल या आप कंसेप्ट आप कह सकते हैं इंट्रोड्यूस किया गया, बट 2015 में इसको एक्चुअल बेसिस पर इस्तेमाल किया जाने लगा, बढ़ावा दिया जाने लगा PMJAY के नाम से, याद रखिएगा, प्रधानमंत्री जन औषधि योजना। उसके अंडर इसको बहुत ज्यादा इंकरेजमेंट मिला 2015 में भी, 2016 में फिर इसको रिवैम्प करा गया इस पूरी की पूरी योजना को। अब हो ये रहा है कि जो ब्रांडेड काउंटर पार्ट्स हैं, यानी कि ऐसी मेडिसिन जो ब्रांडेड हैं और इलाज वो भी सेम कर रही हैं, उसी डिजीज का कर रही हैं, और जो जन औषधि केंद्र में बेचे जा रही हैं, उनके प्राइस के बीच में 50 to 90% तक का जो है डिफरेंस देखने को मिलता है। चीपर यानी कि सस्ते जो हैं, चीप रेट्स पर, अफोर्डेबल रेट्स पर आपको जन औषधि केंद्र में देखने को मिलती हैं ये मेडिसिन। और अभी हाल ही में ये देखने को मिला है कि जो जेनेरिक ड्रग्स हैं, जैसे डायबिटीज से रिलेटेड, गैस्ट्रिक इश्यूज या पेट के जो इश्यूज होते हैं, स्टमक इश्यूज, या कार्डियोवैस्कुलर जो है हार्ट से रिलेटेड जो एलिमेंट्स हैं, उनमें बहुत हाई डिमांड देखने को मिली है, वो भी जन औषधि केंद्र में। तो आप इससे ये चीज पता लगा सकते हैं कि पहली बात, सरकार की जो स्कीम है ये काफी ज्यादा इफेक्टिव है, अच्छे तरीके से काम कर रही है। दूसरी बात ये कि अगर इन ड्रग्स का ज्यादा जो है डिमांड आ रहा है ऐसे तबके से, ऐसे सेक्शन से जहां पर
जो ब्रांडेड आइटम्स हैं या ब्रांडेड काउंटर पार्ट्स हैं मेडिसिन के, वो इतने ज़्यादा वो नहीं खरीद सकते, इसलिए वो जन औषधि केंद्र पर जाते हैं। दिस शोज कि हम कहीं ना कहीं हम क्योर तो कर रहे हैं डिजीजेस को, बट प्रिवेंशन भी जरूरी है कार्डियोवैस्कुलर, गैस्ट्रिक और डायबिटिक चीज़ों को लेकर। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात आपको पता होनी चाहिए कि जो जन औषधि केंद्र हैं इंडिया में अगर हम बात करें तो अभी फिलहाल जो डिमांड बढ़ी है वो 9484 के करीब, यानी कि 9000 के करीब, 9500 के करीब, यानी कि 9484 के करीब ये डिमांड रही है। सरकार ये चाह रही है कि इस डिमांड को बढ़ाकर 10,000 तक जो है हम पूरा कर पाएं, जिससे ऐसा ना हो कि जिनको ज़रूरत है मेडिसिन की सही समय पर उन तक ना पहुंच पाए। तो इस नंबर को बढ़ाया जा रहा है सरकार के द्वारा, बिकॉज अगर डिमांड 9484 की है तो सरकार हमेशा सरप्लस में रहना चाहती है। प्लस अगर अभी फिलहाल हम बात करें जन औषधि केंद्र में 1800 यानी कि 1800 1800 मेडिसिन जो है, 1800 याद रखना है, 1800 मेडिसिन अलग अलग एलिमेंट्स को ट्रीट करने के लिए वहां पर दी जाती हैं। ये बात आपको याद रखनी है। और टोटल 4 ऐसे बड़े सेंटर हैं जिनमें गुड़गांव एक बड़ा नाम है, गुड़गांव है, सूरत है, चेन्नई है। तो ये कुछ बड़े नाम हैं जहां पर इनके सेंटर से जन औषधि केंद्र हैं। गुड़गांव इनमें सबसे बड़ा है, तो ये आपको बात याद रखनी है। ये थोड़ा फार्मा वाले पार्ट से जुड़ा हो सकता है, यानी कि स्कीम से जुड़ा हुआ, सोशल इशू से जुड़ा हुआ ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। सो दीज वर सम साइंस न्यूज़ फॉर 17 जून 2023। मैंने आपको बताया इसमें कि कैसे आपको मेंस में कैसे पूछा जा सकता है, प्रीलिम्स में क्या वो पूछ सकते हैं, एंड देयर आर सर्टेन पॉइंट्स जो आपको कनेक्ट करके होलिस्टिकली पता होने चाहिए। बिकॉज क्वेश्चन का जो ट्रेंड है आजकल वो केवल ऐसा नहीं कि प्योर इकोनॉमिक बेस या प्योर इन्वायरमेंट बेस पूछा जाएगा, वो आपसे मिक्स करके क्वेश्चन पूछते हैं, जिसमें इकोनॉमी का भी कुछ हिस्सा पूछ लेंगे, कुछ हिस्सा इन्वायरमेंट का भी एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम, स्पेशली इन मेंस। प्रीलिम्स में तो फैक्ट्स जो हैं उनसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको स्टेटमेंट किससे जुड़ा हुआ है वो भी याद रहना चाहिए। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस की लेक्चर में। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।